हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपको लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की जो पार्ट 14 क्लास है, ऑलरेडी 13 क्लासेस चैनल पे आ चुकी हैं और ये लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के साथ साथ एसएससी एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल क्लास है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के वो क्वेश्चन चल रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रेडियो एक्टिविटी शब्द सर्वप्रथम किसने उपयोग में लिया था? रेडियो एक्टिविता शब्द रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे इसको अंग्रेजी में। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? उस साइंटिस्ट का नाम बताएं। उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अब मैं आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? जिसमें अल्फा, बीटा और गामा कण होते हैं। 3 कण होते हैं, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है और ये गामा कण होता है। 3 प्रकार के पार्टिकल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और बीटा पे कौन सा होता है? नेगेटिव। और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो रेडियो एक्टिविटी का जो कंसेप्ट है, रेडियो एक्टिविटी है, वो किस में काम आता है? परमाणु बम बनाने में यूज किया जाता है रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग। आपने परमाणु भट्टी पढ़ा है। परमाणु भट्टी क्या होती है? जिसमें परमाणु बम बनाया जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? परमाणु बम बनाने में रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। अब आपको मैं बता दूं, रेडियो एक्टिविटी शब्द है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और मैं आपको बता दूं, रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है, इकाई है, वो भी क्या है? बैक्यूरेल है। उसकी यूनिट क्या होगी? बैक्यूरेल होगी। याद रखना, हेनरी बैक्यूरेल साइंटिस्ट हैं और इसकी जो यूनिट है वो क्या है? बैक्यूरेल है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? जो एक्सरे होती है उनकी जो वेवलेंथ कितनी होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 0.1 नैनोमीटर क्या होती है? एक्स किरणों की वेवलेंथ होती है। 0.1 नैनोमीटर क्या होती है? एक्स किरणों की वेवलेंथ होती है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं वेवलेंथ क्या होती है। तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है तरंग की लंबाई। तो जो एक्सरे होती है उसकी जो लंबाई कितनी होती है, वो कितने लेंथ तक काम करती है, उसकी लंबाई होती है 0.1 नैनोमीटर। अब आप सोच रहे हैं नैनोमीटर क्या चीज है? अब मैं आपको बता दूं, लंबाई का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। अब आपको मैं बता दूं नैनोमीटर क्या है। नैनोमीटर मीटर से भी छोटा होता है। और 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 मीटर के बराबर। और एक होता है 1 पिकोमीटर। क्या बोलते हैं? 1 पिकोमीटर, जिसको 10 की पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक्सरे है, एक्सरे की जो लेंथ होगी, तरंग दैर्ध्य होगी, तरंग की लंबाई होगी, वो कितनी होगी? 0.1 नैनोमीटर। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने बताया कि प्रकाश तरंगें दोलायमान विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार से संबंधित होती है? ध्यान से सुनिए। जो प्रकाश तरंग होती है, जो लाइट वेव होती है, प्रकाश तरंगें क्या होती है? जो लाइट की बात कर रहा हूं, सूर्य के प्रकाश की बात कर रहा हूं, वो जो वेव होती है वो दोलायमान। दोलायमान का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार, विद्युत प्रभाव, विद्युत व्यवहार, विद्युत इफेक्ट, विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जैसा व्यवहार करती है। वो क्या, वो उस बात, उसके बारे में किसने बताया था? उन वैज्ञानिक का नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल वैज्ञानिक ने बताया था जो प्रकाश तरंगें हैं वो विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार रखती है। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और चुंबकीय होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये व्यवहार रखती है। मैक्सवेल ने बताई थी ये बात। मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे। फैराडे है, फैराडे ने क्या किया था? फैराडे ने बिजली का आविष्कार किया था। फैराडे ने बिजली का आविष्कार किया था। मैक्सवेल मैंने आपको बता दिया। और जो भौतिक विज्ञान का जनक है वो कौन है? न्यूटन है। मिलिकन अलग हो गया, ये वैज्ञानिक अलग है। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस नियम के अनुसार भरे जाते हैं? जितने भी परमाणु होते हैं उनके जो कक्ष होते हैं, जो भी परमाणु होते हैं उनके जो कक्ष होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन किस नियम के अनुसार भरे जाते हैं? उस नियम का नाम क्या है? +1 की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऑफ बाउ नियम। क्या कहते हैं उसको? ऑफ बाउ नियम होते हैं। ऑफ बाउ नियम के आधार पे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस नियम के अनुसार भरे जाते हैं? ऑफ बाउ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नियम दिया था। और उसमें क्या होते हैं? कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, ध्यान से सुनो। अष्टक नियम है, वो आवर्त सारणी से संबंधित है। मेंडल ने अष्टक नियम दिया। मेंडलीफ ने न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड वैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम। आवर्त सारणी से रिलेटेड कंसेप्ट है, पीरियोडिक टेबल से। मेंडलीफ ने आवर्त नियम दिया था, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से है। तो जो ऑफ बाउ नियम है वो क्या है? ध्यान से सुनो।
जैसे मैंने आपको बताया सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11। इसमें कितने कक्ष बनेंगे? 2, 8 और 1। कितने कक्ष बनेंगे? 3 कक्ष बनेंगे। तो इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन दर्शाने का जो बातें बताई थी वो किसने बताई थी? ऑफ बाउ नियम के अनुसार। ऑफ बाउ नियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम और बहुत एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, बट अगर एक बार इनको ढंग से पढ़ लिया जाए तो ये आसान हो जाते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑफ बाउ नियम। परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? परमाणु को अंग्रेजी में बोलते हैं एटम। परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटम। तो परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? ग्रीक भाषा से। परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? ग्रीक भाषा से परमाणु शब्द उत्पन्न हुआ है। जो भी क्वेश्चन, ग्रीक भाषा क्या है? ग्रीक भाषा मैं आपको बताऊं, ग्रीक भाषा यूरोप महाद्वीप में बोली जाती है। जिस प्रकार भारत की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है तो उस अंग्रेजी है, उसी प्रकार ग्रीक भाषा होती है, लैटिन भाषा होती है। तो जो परमाणु शब्द है, एटम शब्द है, परमाणु को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। और परमाणु के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने बताया था। समझ में आ गया होगा। ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। हिंदी, ग्रीक, इंग्लिश और लैटिन। राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। और बाकी जो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, अदर क्लासेस देखनी है, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं। कई स्टूडेंट के कमेंट कुछ बातें थी कि सर बायोलॉजी के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री फिजिक्स से नहीं है, तो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है और ये फिजिक्स के और बायोलॉजी के मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा गया? किसके नाम पर रखा गया? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति, आपने पढ़ा होगा। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज, जिसको डिनोट करते हैं एच जेड से। किसे डिनोट करते हैं? एच जेड से डिनोट करते हैं। हेनरिक हर्ट्ज वैज्ञानिक ने आवृत्ति का मात्रक के बारे में बताया था। हेनरिक हर्ट्ज के नाम पे आवृत्ति का मात्रक रखा गया। हेनरिक हर्ट्ज के नाम पे आवृत्ति का मात्रक रखा गया। ये वैज्ञानिक थे हेनरिक हर्ट्ज। तो आवृत्ति की ऐसा यूनिट क्या है? हर्ट्ज। समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार बल की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। बल की ऐसा यूनिट क्या है? बल का मात्रक है न्यूटन। तो न्यूटन एक वैज्ञानिक है, तो न्यूटन के नाम पे उसका नाम रखा गया है। क्वांटम के खोजकर्ता कौन था? क्वांटम। क्वांटम फिजिक्स क्या होते हैं? क्वांटम फिजिक्स में हम छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं, कणों के बारे में पढ़ते हैं। पार्टिकल होते हैं कण, कण के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वांटम के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे प्लंक्स। कौन थे? प्लंक। प्लंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा होगा आपने, प्लंक्स क्वांटम सिद्धांत। तो प्लंक्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्वांटम के बारे में बताया था। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता का मतलब होता है अनसर्टेनिटी का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। अभी आपको पता है नील्स बोर ने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर चक्कर लगाते हैं। लेकिन अनिश्चितता का सिद्धांत बताने में क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं गिरते? ये बातें बताई थी किसने? हाइजेनबर्ग ने। किसने बताई थी? वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। और उसने ये बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं गिरते? क्यों नहीं गिरते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से क्या है? कम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते। समझ में आ गया होगा। परमाणु के नाभिक में नहीं गिरते। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मात्रक। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति को किस वर्ष से माना गया है? मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होती है? इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? एसआई यूनिट की। तो जो मात्रक है उनकी इंटरनेशनल यूनिट को किस वर्ष से माना गया है? 1960 के वर्ष से माना गया है। मतलब ऐसा यूनिट भारत में, ऐसा यूनिट पूरे वर्ल्ड में कब लागू हुआ था? ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं। स्टैंडर्ड यूनिट होती है। ऐसा यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। तो कब आई थी? 1960 में पूरे वर्ल्ड ने ऐसा यूनिट को मान लिया था। ऐसा यूनिट जैसे मैं बताता हूं। लंबाई की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, सेंटीमीटर भी होती है, और मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, और किलोमीटर भी होती है। लंबाई को मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में और किलोमीटर में मापते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। तो ऐसा यूनिट कब आया था? 1960 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? दीप्त तीव्रता का मतलब होता है लुमिनस इंटेंसिटी। प्रकाश से संबंधित है, प्रकाश लाइट से संबंधित है। दीप्त का मतलब होता है जलना। तीव्रता का मतलब कितनी इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी मतलब कितने तेज से जलता है। तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? कंडेला। दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या होगा? कंडेला होगा। अब मैं आपको 3 ऑप्शन की डिटेल और बता देता हूं। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं? केल्विन टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है। तापमान की ऐसा यूनिट क्या है? तापमान का ऐसा ही मात्रक है केल्विन। मीटर लेंथ की होगी, लंबाई की। मोल होती है पदार्थ की मात्रा की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट होती है मोल। मोल पढ़ा होगा आपने।
कंडेला किसकी है? दीप्ति तीव्रता की। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, कोई भी यौगिक है उसमें तत्वों के जो द्रव्यमान होते हैं, तत्वों का द्रव्यमान होता है, उसका अनुपात सदैव समान होता है। तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। यह विचार किसने रखा था? जोसेफ प्राउस्ट वैज्ञानिक ने। यह एक नियम है, जोसेफ प्राउस्ट नियम, प्राउस्ट का नियम है। उसने क्या बताया था? उन वैज्ञानिक ने बताया था, प्राउस्ट वैज्ञानिक ने, कि जो तत्व होते हैं उनके जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तत्वों के द्रव्यमान मतलब जैसे सोडियम का द्रव्यमान होता है 23, सोडियम का कितना होता है? 23, और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो इनका जो द्रव्यमान है ना, उसका अनुपात हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। और ये बात बताई थी जोसेफ प्राउस्ट वैज्ञानिक ने। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, जोसेफ प्राउस्ट आ गया, लुईस अलग है और एवोगैड्रोज भी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम का मतलब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण नियम का मतलब होता है द्रव्यमान को संरक्षित करना। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? जो वस्तु जितने मटेरियल से बनी है वो उस वस्तु का क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान को अंग्रेजी में बोलते हैं मास। और द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम है, द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अंग्रेजी में ऐसे बोलेंगे। द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। ये कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण नियम है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? मोलर द्रव्यमान, ध्यान से सुनिए, मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है पदार्थ के मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान। जो भी पदार्थ हो गया, जैसे मैं चलो बताता हूं आपको। जैसे हमने H2O ले लिया, क्या ले लिया? H2O। इसका द्रव्यमान कितना है? ये तो 2 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना है? 16। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 का 1 होता है, तो 2 का कितना हो गया? 2 हो गया। 1 गुणा 1 इंटू 2 2 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है द्रव्यमान। और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। लेकिन हमें क्या देखना है? द्रव्यमान देखना है। तो 16 प्लस 2 कितने हो गए? 18 ग्राम आ गया। पानी का द्रव्यमान कितना है? 18 ग्राम है। तो ध्यान से सुनो, द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है मोलर मास। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे। पदार्थ के 1 मोल के ग्राम के रूप में व्यक्त करना। जैसे मैंने H2O को कितना लिखा? 2 प्लस 16 18 ग्राम, तो ग्राम के रूप में व्यक्त कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान। एथेनॉल नहीं आएगा। एथेनॉल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। हाइड्रोजन परमाणु भी अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो पार्ट 14 चल रहा है। ये लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम के साथ साथ अदर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल क्लासेज है। प्रोपीन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो, प्रोपीन पढ़ा है, मीथेन पढ़ा है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इथेन होता है C2H6। प्रोपेन होता है C3H8। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। ध्यान से सुनो, प्रोपेन से बनता है, प्रोपेन के बाद बनता है प्रोपीन। तो इसमें कौन सा आबंध होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन में होता है सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? एकल आबंध। और प्रोपीन में होता है डबल बॉन्ड। और प्रोपाइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। द्वि आबंध होता है प्रोपीन में। कौन सा आबंध होता है? द्वि आबंध। प्रोपाइन में कौन सा होगा? त्रि आबंध। और प्रोपेन में एकल आबंध। तो ध्यान से समझ में आ गई क्वेश्चन। 2 आबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखला, 2 आबंध होंगे जिसमें 2 बॉन्ड होंगे, वो क्या कहलाएगा? प्रोपीन। यहां प्रोपाइन होता तो त्रि आबंध, और यहां प्रोपेन होता तो एकल आबंध। समझ में आ गई अभी तो बातें। अब प्रोपीन का फॉर्मूला बता देता हूं। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? C3H, उसका क्या था? C2H4। C3H6 होगा तो इसका क्या आ जाएगा? C3H4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C3H4 किसका फॉर्मूला है? प्रोपीन का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। करेक्ट गुरु चैनल पे सब क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। इस क्लास की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और ये 14th पार्ट था लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम के साथ साथ अदर एग्जाम, SSC, MTS, रेलवे, और उनके लिए भी हेल्पफुल क्लासेज हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। करेक्ट गुरु प्रेस द सब्सक्राइब बटन फॉर न्यू अपडेट्स। फिर मिलते हैं।